जीएसटी सुधार एक हिस्टोरिकल सुधार हमारी सरकार ने पिछले दिनों केंद्र सरकार ने किया। जैसा देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से 15 अगस्त 2025 को अपने 11वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने के सरकार के इरादे के बारे में बात की थी। हमें बहुत ही प्रसन्नता है इस बात की कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो विषय लाल किले की प्राचीर से जीएसटी सुधार के लिए रखा था, उसको केवल 20 दिन के अंदर ही हमारी सरकार ने उसका प्रारूप, उसका स्वरूप पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया के सामने रखने का काम किया। क्योंकि जब हमारे देश के पूर्व वित्त मंत्री आदरणीय अरुण जेटली जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था जब जीएसटी लागू की गई थी कि इसको आकलन करने के बाद जनता और व्यापारियों को सहूलियत देने के लिए समय समय पर जीएसटी में सुधार होंगे, परंतु कोविड की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के कारण इसमें देरी हुई। सुधार योजना के अनुसार हुए हैं। मोदी सरकार ने जीएसटी दरों को व्यापक रूप से युक्तिसंगत बनाने और प्रक्रियागत सुधारों में के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया था, जिसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। ये सुधार हमारे नागरिक के जीवन को बेहतर बनाएंगे, सभी के लिए, विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करेंगे। जीएसटी का जो सरलीकरण हुआ है, इसका न तो किसी चुनाव से और न ही किसी टैरिफ दबाव से कोई लेना देना नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि अमेरिका ने जो टैरिफ देश के ऊपर बढ़ाने का काम किया, उसके दबाव में सरकार ने ये निर्णय लिया। ऐसा कोई विषय नहीं है। ये देश की जनता और व्यापारियों को राहत देने के लिए यह कदम उठाए गए। हमारी सरकार का लक्ष्य सिर्फ राजस्व संग्रहण नहीं है, बल्कि देश के हर नागरिक की जीवन गुणवत्ता सुधारना है। टैक्स दरों की इस बड़े पैमाने पर समीक्षा से आम आदमी की रोजमर्रा की खर्चों में कमी लाना है। स्वास्थ्य सेवाएं और बीमा सेवाएं सस्ती होंगी, व्यापारिक माहौल में सुगमता बढ़ेगी। यह कदम निश्चित तौर पर देश की आर्थिक ताकत को मजबूती प्रदान करेगा। यूपीए सरकार जीएसटी लागू नहीं कर पाई थी। 10 साल सरकार रही, सुधारीकरण वो भी करना चाहते थे, क्योंकि राज्यों को केंद्र पर भरोसा नहीं था। उल्टे कांग्रेस सरकार वैट के माध्यम से गरीब जनता और व्यापारियों पर डाके डालती थी। कांग्रेस के वैट वाले शासनकाल में कोई एक समान कर दरें नहीं थी। राज्य में प्रवेश कर अतिरिक्त शुल्क लगाते थे। हर स्टेट का एंट्री फीस अलग लगती थी, जिससे सामंजस्य बिगड़ता था। राज्यों में कर रिटर्न, ऑडिट या जुर्माने में कोई एक रूपता नहीं थी, जिससे अनुपालन का बोझ बढ़ता था। उस समय कमजोर इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रावधानों के कारण दुरुपयोग संभव था, जबकि केंद्रीय निगरानी की कमी के कारण कर चोरी की गुंजाइश बनी रहती थी। और जब कर चोरी की कोई बात होती थी, व्यापारियों पर, उद्योगपतियों पर, छोटे कारोबारियों पर फिर वो टैक्स इंस्पेक्टरी राज का डंडा चलता था। उसमें किस प्रकार की बातें चलती थी, ये आप सभी से कोई छुपी हुई बात नहीं है। सेवा कर के साथ दोहरा कराधान, बार बार दरों में बदलाव और अलग अलग ढांचों ने विकृतियां पैदा की थी। इसलिए राज्यों के सहयोग से 2017 में हमारी सरकार ने जीएसटी लाने का काम किया था। मैं आप सभी को एक विषय पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस को तय करना होगा कि उसे इस कटौती का समर्थन करना है या विरोध करना है। अगर ये विरोध करते हैं तो जनता के सामने उनकी असलियत सामने आ जाएगी। विपक्ष के कुछ नेता 40% टैक्स स्लैब पर सवाल उठा रहे हैं।
क्या कांग्रेस पार्टी चाहती है कि तंबाकू और गुटखा पर भी सिर्फ 5% जीएसटी लगे? कांग्रेस द्वारा जीएसटी का विरोध किया जाना बताता है कांग्रेस सच्चाई से कोसों दूर है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री जीएसटी काउंसिल में हर निर्णय में साथ हैं और जीएसटी के सारे निर्णय आम सहमति से लिए जाते हैं। हर महीने का रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन बताता है कि देश आर्थिक समृद्धि पर तेज गति से अग्रसर है। कांग्रेस का दोहरा चरित्र यह है कि काउंसिल में तो इनके नेता समर्थन करते हैं और बाहर आकर राहुल गांधी उन्हीं फैसलों का विरोध करते हैं। अक्सर सरकारें छोटे छोटे उपायों से जनता को खुश करने की कोशिश करती है, लेकिन मोदी जी का दृष्टिकोण अलग है। वह नागरिकों को वास्तविक राहत देने वाले बड़े कदम उठाना पसंद करते हैं और लोगों के हित के लिए, समृद्धि के लिए, एक रूपता के लिए महत्वपूर्ण कदम हमारी सरकार ने उठाया है। इसके लिए हम मोदी जी का और केंद्र की सरकार का कोटि कोटि आभार प्रकट करते हैं। इसी साल के आम बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को कर से दी गई ऐतिहासिक छूट ने हर वर्ग के करदाता को अप्रत्याशित राहत दी थी। उस समय भी यह माना गया था कि सरकार ने जनता को अपनी प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखा है। अब जीएसटी दरों में व्यापक संशोधन करके देशवासियों को दिवाली से 1 महीना पहले ही ऐसा बम्पर गिफ्ट दिया गया है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल थी। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में लिए गए निर्णय को देखें तो साफ प्रतीत होता है कर प्रणाली में सुधार केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह सीधे सीधे आम नागरिक की जिंदगी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। 22 सितंबर से लागू होने वाले बदलाव ने जहां एक और रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं को सस्ता कर घर घर को राहत दी है, वहीं दूसरी ओर कुछ क्षेत्रों पर कर का बोझ भारी कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि सबसे बड़ी राहत खाद्य पदार्थों और घरेलू उपयोग की वस्तुओं में आई है। मैं 2 दिन पहले हमारी माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का एक बयान देख रहा था मैं टीवी चैनल पर। वो बोल रहे थे कि आम आदमी का सुबह उठने से लेकर और रात को चारपाई पे जाने तक जितनी भी दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं, उन सभी में हमने छूट देकर उनके जीवन को सुगमय और आसान करने का काम किया है। दूध, घी, पनीर, बिस्कुट, चॉकलेट, सूखे मेवे, नमकीन, इन सब पर कर घटने से उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। किसानों और शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र को भी बड़ी राहत दी गई है। यह कदम न सिर्फ उपभोक्ताओं को राहत देता है, बल्कि छोटे व्यवसाय और मझोले उद्योगों की सांस भी आसान करता है। ऑटोमोबाइल, नवीनीकरण ऊर्जा, निर्माण क्षेत्र को भी कर छूट देना इस बात का संकेत है कि सरकार रोजगार और औद्योगिक विकास को गति देना चाहती है। इससे उत्पादन और खपत दोनों को बढ़ावा मिलेगा। बीमा सेक्टर पर से जीएसटी को ख़त्म कर सरकार ने आम लोगों की ज़िंदगी आसान की है। साथियों, मैं आप लोगों को 1-2 विषय शेयर करना चाहता हूँ। हमारे हरियाणा प्रदेश की मैंने मुख्यमंत्री जी जीएसटी काउंसिल में जब गए थे तो वापस आकर उन्होंने पत्रकार वार्ता में एक बात बताई थी। कार्यकर्ताओं के बीच में और मंत्रिमंडल के बीच में भी इस बात की चर्चा की कि जो जीएसटी का अभी तक अनुमानित स्लैब में जो 5% और इस प्रकार की स्लैब में जो मामला आया है, ये सारे का सारा यदि जोड़ दिया जाए तो प्रति वर्ष वार्षिक 4,000 करोड़ रुपए का आम आदमी को, हरियाणा प्रदेश के लोगों को इससे बचत होगी या लाभ होगा। ये एक बहुत बड़ा हरियाणा प्रदेश के लिए नहीं, एक आम जनजीवन के लिए, आम आदमी के लिए ये सबसे बड़ी राहत की घोषणा इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में जो निर्णय लिया गया। आप लोगों को एक विषय और ध्यान लगाकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। अभी तक जो जानकारी में आया, जिस दिन जीएसटी काउंसिल ने निर्णय ले लिया और उस निर्णय लेने के बाद महिंद्रा जो ऑटोमोबाइल्स के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने उसी दिन से, अभी जीएसटी 22 से लागू हो गया नई स्लैब, परंतु उन्होंने 22 उसी दिन से इसका निर्णय को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। और जहां तक किसानों के हित की बात है, 50,000 रुपये यदि काउंट करें तो एक ट्रैक्टर, महिंद्रा के ट्रैक्टर पर अब भी किसान को छूट मिल रही है। और महिंद्रा तो आम ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अंदर बड़ा नाम, गाड़ियां भी उन्होंने इसी इम्प्लीमेंटेशन पर, इसी स्लैब पर वो लेकर आ गए हैं। इस छोटे से एग्जाम्पल के साथ आप समझ सकते हो देश और प्रदेश की जनता को किस प्रकार राहत देने का केंद्र की सरकार ने, मोदी सरकार ने काम किया। आपने ये जो 2017 में जीएसटी लागू हुआ,
उस समय भी 4 स्लैब तय की गई थी और हमारे देश के तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने कहा था, और ये तो सीधी सी बात है, सुधारीकरण के अंदर कुछ चीजें बदलाव करने की आवश्यकता पड़ती है, तो इतना स्कोप तो हर सरकार रखती है। मैंने पूरा सवाल का जवाब दे दिया जी। मैं जवाब दूं? मैंने पहले ही अपने बात में रख दिया था कि 2017 में इम्प्लीमेंट हुआ, उसको सारे आउटपुट नेगेटिव पॉजिटिव आने में कुछ समय लगता था। जब हमारा मन बना, उससे पहले ही कोविड ने पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया, और उसके कोविड के प्रभाव से बाहर निकलते निकलते ये इतना टाइम लिया। इसका स्पष्टीकरण मैं पहले स्टार्टिंग में ही मैं आपको दे चुका हूं। समझ में 2020 में भी आ गया होगा, सरकार के 21 में भी आ गया, सुधार करने की आवश्यकता पड़ गई होगी, परंतु कोविड ने पूरी अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से तहस नहस करने का काम किया, कितने ही देशों की स्थिति खराब हुई। मैं जो आपसे बात करना चाहता हूं, मैंने पहले ही स्पष्ट किया है। सुनो, पूरे देश के अंदर टैक्सेस को एक रूपता लाने के लिए ही तो जीएसटी बनाया गया था। अब आप हरियाणा पे आ रहे हो, मैं हरियाणा के लिए भी आपसे एक बात कह रहा हूं कि अभी जो अनुमानित अधिकारी, इसको 22 तारीख को इम्प्लीमेंट होगा, उसके बाद जो अनुमान लगेंगे अगली प्रेस में उसको भी क्लियर कर दें। पर ईयर ये लोगों को राहत मिली है। बेसिक सरकार के खजाने में 4,000 करोड़ रुपया कम जाएगा। मंत्री जी, जन आवाज रही कि पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी के दायरे में, लेकिन उसकी चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई, अभी तक हुआ नहीं। लोग भी चाहते थे कि अगर ये घटेगा तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट घटेगी, बाकी चीजों में फायदा। आप भी मानते हैं कि इस पर विचार होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। जो जीएसटी काउंसिल ने बड़ी व्यापक चर्चा करने के बाद ही तो कोई निर्णय लिए ना। कोई एक स्टेट का, किसी एक सरकार का निर्णय नहीं था। देश के अंदर तो विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की सरकारें हैं, अलग अलग सोच को लेकर चलने वाली सरकारें हैं, अलग अलग विचारधारा को लेकर चलने वाली है, और सभी स्टेट के हमारे जितने भी फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, केंद्र के हमारे वित्त मंत्रालय के और इस फाइनेंस डिपार्टमेंट को देखने वाले हैं, पूरे देश की हमारे जितने सीएज हैं, हमारे जो आर्थिक नीतियों पर चर्चा करने वाले लोग हैं, उन सभी को जीएसटी में डिस्कशन करके बिंदुवार जो कोई पहले खामियां थी या कमियां रही होंगी, उन्हीं को सुधारीकरण के लिए तो ये जीएसटी काउंसिल में ये चीज़ आई है ना। तो सारी चीज़ों पर व्यापक चर्चा करने के बाद जो फैसला हुआ है, उस फैसले की जानकारी करने देने के लिए मैं आज आपके बीच में उपस्थित हुआ। जी जी। मैं अभी आपकी बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं। हरियाणा केवल पंचकुला नहीं है। नहीं, आप पंचकुला की बात कर रहे हैं भाई, हरियाणा की चंडीगढ़ के बिल्कुल एडजॉन पंचकुला। यूटी में तो यदि पंजाब को और चंडीगढ़ को आप चेक कर रहे हो तो साथ में हिमाचल भी, उसको भी कर लो। हाँ, आपका बिल्कुल वाजिब सवाल है, और इस सवाल को ध्यान में रख के जहाँ चर्चा करने की आवश्यकता पड़ेगी करेंगे। नहीं, चर्चा करेंगे इसकी। कांग्रेस वोट चोरी के खिलाफ सिग्नेचर अभियान शुरू
किया है, साथ ही कैंडल मार्च और रैलियां भी करेगी। नहीं, अब जीएसटी से वोट चोरी पे जाएंगे तो मामला फिर पॉलिटिकल हो जाएगा। मैं फिर भी एक बात कहना चाहता हूँ, देखो महात्मा गांधी जी ने जो डेमोक्रेसी के सबसे बड़े उपासक थे, इनका सबसे बड़ा विश्वास था और जिनकी सोच के ऊपर आज देश चलता है, इस विचारधारा पे आज देश चलता है। अब प्रजातांत्रिक तरीके में विपक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार है, वो मीडिया में जाए, वो लोगों में जाके बात रखे, जिन बातों पर सरकार से उसकी विभिन्नता है उन बातों को मंचों पे करे, कॉन्फ्रेंस में करे, और उससे बड़ी कोई ज़्यादा बात लगती है तो उसको आंदोलन पे करे। महात्मा गांधी जी से किसी ने पूछा जब विपक्ष में थे कि आपने अब सभी उपायुक्त कार्यालयों पर आपकी पार्टी धरना दे रही है, इसके बाद क्या करेंगे? उसने कहा कि डेमोक्रेसी के अंदर यही चलता है, हम लोगों के बीच में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, अखबार में जाएंगे, रेडियो पे जाएंगे, उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन देंगे, बड़ी रैलियां करेंगे, धरने करेंगे, एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल भी करेंगे। उसके बाद कहता क्या होगा? कहता उसके बाद जेल भरो आंदोलन करेंगे। कहता उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद क्या होना था, फिर उसी काम को करेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी को जिंदा रखना हमारी जिम्मेवारी है। अब ये थोड़ी है कि जेल भरो आंदोलन चला के फिर देश में कोई अराजकता फैलाने का काम करेंगे। प्रजातांत्रिक तरीके से उन्होंने अपनी बात रख रहे हैं वो। अब जनता कितनी सहमत होती है उनकी बात से, ये जनता का निर्णय है, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर विपक्ष को भी पूरा समय अपनी बात कहने का मौका मिलता है, सरकार को भी अपनी बात कहने का मौका मिलता है, मीडिया को भी अपनी बात कहने का मौका मिलता है। मीडिया का एजेंडा अलग, नेताओं का एजेंडा अलग, राजनीतिक दलों का एजेंडा अलग, परंतु एजेंडा वो चलता है जो देश का मतदाता चाहता है। सर, सेवा पखवाड़ा जो है वो चल रहा है, इसके तहत जो लाडू लक्ष्मी योजना है उसका भी जो 25 तारीख से ऐप है लॉन्च होना है, किस तरह की तैयारियां हैं, क्या प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम उसको लेकर? देखिए मैं ऐड ऑन करना चाहता हूं, क्वेश्चन मैं भी करना चाहता हूं कि 1 लाख तक की आमदनी वाले जो महिलाएं जिनको हम देना चाहते हैं वो 19-20 लाख के आसपास जो सरकार ने डाटा दिया इतना था। अभी सेकंड आपने भी कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा सेकंड फेज में हम और इसको 81 या जो भी कुछ करेंगे, इसमें जो भी आपका अभी 81 तो होगा या 50 होगा, जितना भी होगा, इसमें कितने हमारे 50 लाख महिलाएं इसमें आने की संभावना है जिनको बेनिफिट मिल सकता है। एक दूसरा, अभी 1 लाख जो 1 लाख तक की महिलाओं को जो हमने 20-22 देना है, उनमें कितना हमारा अमाउंट जाएगा? मैं अभी बताता हूँ। माने मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार की योजना बनाई, मेरे विभाग को जिम्मेवारी इसकी दी है लाडू लक्ष्मी योजना को क्रियान्वित करने की, और चुनाव में एक बहुत बड़ा ये मुद्दा था। और मैं स्पष्ट कहता हूँ, जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं उस बैकग्राउंड में यदि हम जाएं जहाँ बहनें आत्मनिर्भर नहीं हैं, एक 100 रुपये के लिए भी बहन का अपने हस्बैंड से, अपने पिताजी से या अपने भाई से या अपने बेटे से हाथ पसारना पड़ता घर के उपयोग के लिए, और किस प्रकार का उनके आत्मसम्मान को ठेस लगती थी। महिलाओं का सशक्तिकरण हो, उनका आत्मनिर्भरता बढ़े। और मैं दूसरी बात और कहता हूँ, यदि पुरुष के हाथ में 10 रुपये आएंगे तो हो सकता है कि घरेलू उपयोग में ना आए। यदि बहन के हाथ में 10 रुपये जाएंगे तो वो कोई ना कोई घरेलू उपयोग में ही उनका उपयोग हो। नहीं सुनो, मैं ठीक बोल रहा हूँ, मेरे को पूरा करने दो। आपके विचार अलग हो सकते हैं डेमोक्रेसी में। मैं ये कह रहा हूं कि उनका सशक्तिकरण करने के लिए 21, मैं आपको अलग एक बार पूरा करूं, प्लीज मैं पूरी करूंगा, मेरे को पूरी आपको सेटिस्फाई करूंगा, मैं सुनो बताऊंगा प्लीज 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 प्लीज। तो वो घर की मजबूती को और ताकत देने के लिए बहन के हाथ से पैसा लगेगा, और उनके हाथ में पैसा जाना महिलाओं का सशक्तिकरण करेगा। और जब महिलाओं के हाथ सशक्तिकरण होगा तो उसका प्रदेश और देश को मजबूती मिलेगी। तो जो आपने सवाल किया है वो हम 25 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर सभी मंत्री, केंद्रीय मंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उस ऐप को लॉन्च करने जा रहे हैं। वो ऐप ऐसी ऐप होगी कि बहनों को किसी भी CSC सेंटर पर, किसी भी सरकारी कार्यालय में 2100 रुपये के लिए अपने आप को अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन देने की आवश्यकता, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। उसी के स्मार्टफोन पे उसको हम अपलोड कर सकते हैं।
अब दूसरा सवाल आता है कि बहनों को जो 1 लाख रुपए से कम आमदन वाली बहनें हैं उनके पास स्मार्टफोन कहाँ से आया। उसमें एक बात है कि किसी के पास एक फ़ोन भी है, 20, 25, 15 बहनें भी अपने आप को उसमें अपलोड कर सकती हैं। स्वयं अपलोड करना नहीं आता, बेटा कर सकता है, भाई कर सकता है, पति कर सकता है, बेटी कर सकती है, और यदि कोई पड़ोसी भी है वो भी कर सकता है। इसको हमने सुविधाजनक किया है, क्योंकि सीएससी सेंटर में और सरकारी दफ्तरों में उनको लंबी लाइन लगेंगी, परेशानी होगी। ये बहनें अपने घर में अपने छत के नीचे बैठ के ही इसको अपलोड करेंगी। और जो आंकड़ा आपने कहा है 1 लाख से नीचे की आमदन वाले बहनों का 19 से लेकर 20 लाख के बीच के अंदर ये आंकड़ा जा रहा है। असली आंकड़ा आएगा तब जब ये ऐप को वो अपलोड कर देंगे, तब होगा। और 1,80,000 की बात करें या 3 लाख की बात करें, वो आंकड़ा अलग है। फाइल हमने अलग अलग बनाई है हमारे डिपार्टमेंट ने, 1 लाख वाली बनाई है, 1,80,000 वाली बनाई है, 3 लाख वाली बनाई है। यदि हम 1,80,000 तक जाएंगे तब कहीं जाके हम 39 से 40 लाख तक पहुंच पाएंगे, और यदि उससे ऊपर जाएंगे तो फिर 48-49 लाख तक बहनों को इसमें बता रहा हूँ। एक विषय धीमान जी का विषय रह गया। इन्होंने ये कहा था कि 1 लाख तक की जितनी आमदन वाली बहनें हैं उन पर हम अब तक जो आकलन हमारा आया है 4,932 करोड़ रुपया वार्षिक खर्चा होगा। अभी बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो दूसरे प्रदेश से आई हैं, हरियाणा में भी आई हैं, वो लोग ना भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने को लेकर बहुत लंबी लंबी लाइनें लग रही है। तो क्या ऐसी महिलाएं भी जिनका से तुरंत अभी बना है डोमिसाइल, उन्हें भी इसमें मतलब इंक्लूड किया जाएगा? या परिवार जो 15 साल से, उसका हस्बैंड या उसका परिवार जब 15 साल से हरियाणा का डोमिसाइल है उसको हम लाभ देंगे। मंत्री जी मुख्यमंत्री के पद को लेकर लगातार विपक्ष के नेता उस गरिमा को जो है ठेस पहुंचाने का काम करते आए। बता ये कहा जाता है, खुले मंचों पे ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री है ही नहीं, मानते ही नहीं। क्या कहेंगे सर? जिन लोगों की आप बात कर रहे हो, जब उन लोगों को ताकत मिली उन्होंने प्रजातांत्रिक सभी पोस्टों को पैरों से कुचलने का काम किया। जब उनकी अपनी सरकार थी उन्होंने अपने विधायकों का सम्मान नहीं किया, अपने मंत्रियों का सम्मान नहीं किया, मौजूदा मंत्रियों को उन्होंने मुंह काला करने का काम किया। आज वो लगातार सत्ता से बहुत दूर हैं, कोसों दूर, और कभी सत्ता के नज़दीक आ भी नहीं पाएंगे। इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं वो। चलो ठीक है, मैं समझता हूँ कि उनके दिमाग में ये बात आई है कि मुख्यमंत्री को मैं मुख्यमंत्री मानता ही नहीं। ना मान भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे किसने पूछा, किसको जरूरत है आपसे को आने की? 48 विधायक जीत के आए हैं। नायब सिंह सैनी जी के फेस पे हमने चुनाव लड़ा, उनके नेतृत्व में जीत के आए हैं। 30 से 32 हमने नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाओं में हमें बहुमत मिला है। इसी प्रकार के अन्य जितने भी चुनाव हो रहे हैं हर जगह समर्थन और आशीर्वाद लोग हमें दे रहे हैं। लाखों लोगों की जनसभाएं नायब सिंह सैनी जी संबोधित कर रहे हैं, नायब सिंह सैनी जी के नाम पर वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। वो नहीं मुख्यमंत्री मानते तो ना माने, कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु मुख्यमंत्री नायब सिंह जी जनसेवक, प्रथम जनसेवक पहले हैं। और उन भाई साहब की चिंता किसी को, उनके परिवार के लोगों को चिंता नहीं है। उनकी सगे परिवार की क्या स्थिति है आप लोग समझ सकते हो। जब विधायक थे विधानसभा में, वो डिप्टी सीएम ही नहीं अपने परिवार के आदमी को मान रहे थे। उन्होंने किस प्रकार से स्पीकर साहब की कुर्सी को भी चैलेंज करने का काम किया। सारी बातें जनता देख रही है। और फिर समस्या क्या होगी है, 5 साल जिस प्रकार का ये लोग आचरण करते हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हैं चाहे अन्य विपक्ष के लोग हैं, और जब जनता वोट नहीं देती, क्योंकि 5 साल का आकलन करती है जनता, जब वो 5 साल के आकलन में वो कहीं भी ठहरते नहीं है, फिर बाद में क्या कहेंगे, तो ईवीएम हो गया जी गलत, वोट चोरी होगी जी, फिर इस प्रकार का आरोप लगा दें। विपक्ष के ऊपर भी पूरी निगाह रहती है। मैं कल एक जेपी नड्डा जी का इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने कहा कि मैं जब नेता प्रतिपक्ष था हिमाचल प्रदेश में, माने मोदी जी हमारे प्रभारी थे, तब उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जो विपक्ष के नेता के नाते आप विधानसभा में जो सवाल उठाते हैं, ये सवाल आते कहाँ से आपके पास? तो मैंने कहा था कि मैं तो अखबार, मीडिया, ये जानकारियाँ हम कलेक्ट करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये तो ठीक बात है, मैं चाहता हूँ कि आप जनता के बीच में जाएं, लोगों को निवेदन करें कि मैं नेता प्रतिपक्ष के नाते आपकी समस्याएं सुनने के लिए आया हूँ। यदि आप वो फीडबैक लेके आएंगे, प्लस मीडिया की चीज़ लेके आएंगे, प्लस आपके विधायकों की जो रिपोर्ट लेके आएंगे और सरकार की चीज़ों को स्टडी करेंगे, तब आप देखना कि आपको क्या नेता प्रतिपक्ष
वो कहते हैं कि मेरे जीवन में इतना फंडामेंटल चेंज हुआ उसके बाद से, मैं सोच भी नहीं सकता कि एक छोटे से सुझाव ने। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि नेता प्रतिपक्ष या विपक्षी पार्टियों के ऊपर भी जनता जनार्दन की निगाह रहती है, उनके बयान को लोग पढ़ते हैं, उनकी भाषा को लोग समझते हैं। इसलिए नेता के विपक्ष के लोगों को भी कोई बयान देना है, प्रजातांत्रिक मूल्यों को जीवंत रखना है, तो उसी प्रकार का आचरण और व्यवहार और जुबान होनी चाहिए। मंत्री जी ये बताएं कि जो लाडो लक्ष्मी 25 तारीख से ऐप शुरू कर रहे हैं, इसकी कोई डेडलाइन रखी है कि कब तक, मतलब? नहीं, डेडलाइन मैं कह रहा हूँ हमारी ओपनिंग लाइन है, डेडलाइन क्या है? जब तक सरकार है, जब तक डेमोक्रेसी या बहनों को चलता रहेगा तो कम। शुरू होने के कब जो महिलाओं को पेंशन मिलने शुरू हो रही है? हमने 25 तारीख से उनकी एप्लीकेशन अपलोड कर दी है, उसके बाद उसकी स्क्रूटनिंग करके जैसा भी निकलता रहेगा वैसे ही तुरंत उनके अकाउंट में पैसा डालता हम 1 नवंबर से शुरू करेंगे या पीछे से 17 अक्टूबर 2024 को सरकार की तब से देंगे? क्योंकि नहीं, विपक्ष भी कह रहा था कि शुरू अब किया है तो क्या एरियर जो पीछे का है वो भी उनको क्या 17 सरकार अक्टूबर 2024 हो गया ना सरकार को? नहीं एरियर तो तब देना, कोई पैसे से हमने कोई योजना उनकी बैक पड़ा हो कोई बात। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती से हम इसकी ऐप की लॉन्चिंग आवेदन करेंगे और नए वर्ष हरियाणा का जो हरियाणा दिवस है 1 नवंबर के बाद बहनों के अकाउंट में वो पैसा जाना शुरू हो जाए। 1 नवंबर से जाना शुरू हो जाएगा या 1 अक्टूबर से जाना शुरू? नहीं, 5 दिन में कहाँ छुट्टी हो जाएगी? नहीं, 1 अक्टूबर 5 सितंबर से हमने कर दिया। 1 नवंबर से शुरू होगा, नवंबर तक दिसंबर में जाएगा या अक्टूबर? नहीं, 1 नवंबर से पेड होगा, तो अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। अक्टूबर से। 1 अक्टूबर से शुरू होगी। जी अनिल जी, मंत्री जी एक रिलेटेड सवाल था। आप ये प्रॉमिस किया गया था तो उसमें कैटेगरी नहीं थी। कभी ये कहा था हरियाणा की हर महिला को देंगे, तो कभी ऐसा दिन आएगा हरियाणा की हर महिला को इसका लाभ मिलेगा? देखिए, बिल्कुल बहुत वाजिब सवाल आपने पूछा है। हमने पहले ही कह दिया कि हर जरूरतमंद बहन के हाथ में हम पैसा पहुंचाएंगे। इसकी कैटेगरी छटनी हमने कर लिया है, 1 लाख से बिलो, 1,80,000 से बिलो और ऊपरला जो टेबल है वो 3 लाख। 3 लाख का मतलब वार्षिक जिसकी आमदन है परिवार की, तो उसको कितने पैसे आमदन होगी पर मंथ की? लगभग 25,000 रुपये। जो 25,000 रुपये जो परिवार कमा रहा है, 2500 से ऊपर जा रहा है वो, तो क्या उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है क्या? ये जरूरतमंद बहनों के लिए है। ऐसे तो फिर कल को आएगा जो बहन नौकरी कर रही हैं, जो बहन कोई पेंशन ले रही हैं, कोई व्यापार कारोबार जिनके नाम से बहनों के नाम से हैं, तो फिर वो भी आ जाएंगे ना। इससे तो उनको तो इसकी एक छंटनी करनी पड़ेगी, एक जरूरतमंद तक चीज़ पहुंचानी है। मंत्री जी सबसे सवाल ये है कि ये जो पैसा मिलेगा उसके बाद कोई परिवार उस आय के क्षेत्र से बाहर अभी जीएसटी पे आ जाएं। आज का जीएसटी का मेन है और मैं आप सभी का बहुत बहुत एक जी अनिल जी, नरवाना से विधायक का लगातार 3-4 दिन नरवाना जी बाढ़ की क्या स्थिति है? आप भी किस हिसाब से हमें रणदीप सुरजेवाला हिमाचल का वो भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में दौरा कर रहे हैं, बाढ़ को लेकर टारगेट किया जा रहा है आप लोगों को? देखिए, पड़ोसी राज्यों में और हरियाणा में अगस्त के अंतिम सप्ताह में और सितंबर के बिगिनिंग में जो अति वर्षा हुई, अनुभव से उम्मीद से बहुत ज़्यादा हुई। बार बार बादल फटे, हमारा JNK की स्थिति बड़ी खतरनाक भयानक है, हिमाचल की स्थिति भी बड़ी क्रूशियल है, इसी प्रकार से उत्तराखंड में भी और पंजाब में भी, हरियाणा में भी उसका व्यापक प्रभाव पड़ा। परंतु हमारे मुख्यमंत्री जी ने और प्रशासनिक अधिकारियों ने जिस प्रकार की तैयारियां की थी, और फील्ड में हमारा छोटे से छोटा अधिकारी SD और JE लेवल का अधिकारी भी हमारा गांव में या फील्ड में था, बहुत सी परिस्थितियों को संभालने का हमने काम किया और उन तैयारियों के कारण आज हरियाणा प्रदेश में जन की भी और धन की भी बहुत कम हानि हुई है अन्य प्रांतों के मुकाबले में। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पंजाब के कुछ गाँव के लोगों ने मीडिया में आके बोला कि हमें तो हरियाणा में शामिल कर दो, हरियाणा सरकार किस प्रकार की तैयारियां करके लोगों को बचा रही है। और पंजाब को जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पर वहां के प्रशासनिक अधिकारियों को बाय नेम बताया, मुझे जरूरत नहीं नाम बताने की, आपको पता है कि इन लोगों की वजह से पंजाब का सत्यानाश हुआ है। तो उन्होंने व्यापक तैयारियां नहीं की, हमारी सरकार ने बहुत व्यापक तैयारियां की, परंतु फिर भी बहुत ज़्यादा नुकसान होने से तो बचाया। परंतु जिनका भी नुकसान हुआ है, मुख्यमंत्री जी ने किसान को भी, किसी गरीब का मकान टूट गया उसका भी, किसी के मकान में क्रैक आ गया उसका भी,
फसल के साथ साथ छोटे दुकानदार की दुकान का नुकसान हुआ उसका भी, किसी के पशु का नुकसान हुआ उसका भी, बकरी तक का हमने तो कह दिया कि छोटे किसी मजदूर की किसी की बकरी भी यदि पानी के कारण या बाढ़ के कारण वो मरी है तो उसका मुआवजा भी हम देंगे। और जिस प्रकार के, मैं तो हैरान हूँ, राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला जी दनौदा गांव में बयान दे रहे हैं 30,000 हेक्टेयर आज बाढ़ की चपेट में है, और दोपहर के बाद किसी और गांव में बयान देने का 20,000 हेक्टेयर हरियाणा की भूमि बाढ़ की चपेट में है। अरे भाई आंकड़े दुरुस्त कर ले भाई तू अपने। और जिस प्रकार जिस जगह पे वो खड़ा होकर नायब सिंह सैनी सरकार को कोस रहे थे, वहीं पे 9 मोटरें खेत में उसी लाइन पे लगी हुई थी और वो सारे की सारे पानी हम ड्रेन में डाल रहे थे, वहीं पे खड़ा होकर वो एक पत्रकार ने दिखा भी दिया, कहते जी आप कह रहे तैयारियां नहीं सरकार ने तो एक जिस जगह पे खड़ा होकर आप बोल रहे हो यहीं पे 9 मोटरें। दनौदा गांव के अंदर 90 मोटरें और इंजन सरकार के द्वारा लगाए गए। बाकी सरपंचों को कहा कि और व्यवस्था की जरूरत है तो आपको बजट की कमी नहीं है, और व्यवस्थाएं आप कर लें। हर गांव के अंदर इसी प्रकार स्थिति है। तो आज हरियाणा के जिन लोगों का जो भी जनधन हानि हुई है उसकी हम संवेदनाएं भी हैं, सरकार उनके साथ बिल्कुल एक मुश्त खड़ी है। क्षतिपूर्ति पोर्टल हमने खोल दिया और उसको आप लोग अपलोड कर रहे हैं। जहां पर वो अपलोड नहीं कर पा रहे लोग, हमारे पार्टी के लोग, हमारे बूथ अध्यक्ष, हमारे मंडल की टीम, हमारे शक्ति केंद्र के लोग उनकी जाके मदद कर रहे हैं और सरकार के लोग भी उनकी मदद कर रहे हैं। हर व्यक्ति को हर नुकसान का पूरी भरपाई करने का हम काम करेंगे।